इस खूबसूरत सी प्यारी सी शाम में आए हुए सभी प्यारे प्यारे से मेहमानों का हार्दिक अभिनंदन, बहुत बहुत स्वागत करना चाहूँगी। जागरण प्रकाशन लिमिटेड प्रेजेंट्स जागरण हेल्थ केयर एंड वेलनेस अवार्ड 2026। आज के हमारे मुख्य अतिथि जो हमारे बीच यहाँ पर बढ़कर आ चुके हैं, और सबसे पहले उनके स्वागत व सम्मान के लिए इस प्यारे से पल में मंच पर आमंत्रित करना चाहूँगी मिस्टर मुदित गुलाटी जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दैनिक जागरण। एक बार खूबसूरत सी तालियां बजाकर वेलकम करेंगे सर का। और इस खूबसूरत सी प्यारी सी शाम में हमारे बीच यहाँ पर हमारे चीफ गेस्ट जो हम सभी के बीच उपस्थित हैं, जोरदार तालियों के साथ वेलकम करें ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल लवली स्टेज आवर चीफ गेस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक कुमार वैद, चेयरमैन ऑफ मेडिकल ऑन्कोलॉजी, हेमेटोलॉजी एंड स्टेम सेल ट्रांसप्लांट, मेदांता द मेडिसिटी। जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से। I would like to call on stage Mr. Avdesh Maheshwari ji, Senior News Editor, Agra and Aligarh, Dainik Jagran, to welcome Dr. Ramnath Singh ji, CMO Aligarh. Mr. Anil Sengar ji, Senior General Manager, Dainik Jagran, to welcome Professor Anjum Parvez, Principal GNMC, AMU Aligarh. Make a very big round of applause. Come on, everyone. Next, I would like to call on stage Mr. Ajit Singh ji, Ad Manager, Aligarh, to welcome Dr. Jagveer Singh ji, CMS, District Hospital, Aligarh. जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे ऑन स्टेज ऑल ऑफ यू प्लीज। इस खूबसूरत सी शाम में हमारे बीच वो चुनिंदा शख्सियत यहाँ पर मौजूद हैं जिनको आज की इस खूबसूरत सी शाम में सम्मानित किया जाना है। तो वैसे तो इस वक्त में आप सभी वो गरिमामय पद पर मौजूद हैं जहां पर नॉर्मली भगवान के बाद आपको दूसरा भगवान कहा जाता है, जिनके लिए जो हमारे सामने होते हैं जब हमारे अपने किसी तकलीफ में होते हैं, और जब आप सामने होते हैं तो उम्मीद की सारी किरण, सारी उम्मीदें सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर्स पर टिकी होती हैं, तो इसलिए उन्हें भगवान का दर्जा दिया जाता है। और इस पल में वो सभी इस प्यारी सी शाम में हमारे सामने मौजूद है। बढ़कर चलते हैं हम आगे की ओर, जहां पर ऑफिशियली ओपनिंग हम करने वाले हैं विद अ वेरी ब्यूटीफुल लवली लैंप लाइटिंग और दीप प्रज्वलन की इस पावन विधि के लिए आपकी खूबसूरत सी तालियों के साथ सबसे पहले मैं आमंत्रित करना चाहूंगी हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक कुमार वैद जी। खूबसूरत सी तालियां बजती रहनी चाहिए। डॉक्टर रामनाथ सिंह जी, प्रोफेसर अंजुम परवेज जी, प्रिंसिपल GNMC AMU अलीगढ़, डॉक्टर जगवीर सिंह जी, CMS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, वैद्य गोपाल शरण गर्ग जी, आयुर्वेदाचार्य। मैं चाहूंगी दीप प्रज्वलन की इस पावन विधि में आप सभी शामिल होंगे, और साथ ही साथ आमंत्रित करना चाहूंगी मिस्टर अवधेश माहेश्वरी जी, सीनियर न्यूज एडिटर, दैनिक जागरण। खूबसूरत सी तालियां आप सभी की तरफ से। तो दीप प्रज्वलन की इस पावन विधि के साथ ऑफिशियली हम ओपनिंग कर रहे हैं इस खूबसूरत सी प्यारी सी शाम की आप सभी के साथ मिलकर। तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना। इनवाइट करना चाहूंगी इस प्यारे से स्टेज पर मिस्टर अवधेश माहेश्वरी जी, सीनियर न्यूज एडिटर, आगरा एंड अलीगढ़, दैनिक जागरण। तो खूबसूरत सी तालियों के साथ वेलकम करेंगे ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल लवली स्टेज मिस्टर अवधेश माहेश्वरी जी, सीनियर न्यूज एडिटर, आगरा अलीगढ़, दैनिक जागरण। दैनिक जागरण एक समाज की बेहतरी के लिए अपनी पत्रकारिता के बिंदु निर्धारित कर रखे हैं और उसके एक रास्ते पर चलता है। इसके लिए हमारे 7 सरोकार हैं। उसमें एक स्वस्थ समाज एक अग्रणी सरोकार है। जब पूरा समाज स्वस्थ होगा तब हम एक बेहतर भारत का, बेहतर दुनिया का अग्रणी बढ़ने का रास्ता तैयार कर पाएंगे। 2045 तक ऐसी स्थिति आ जाएगी कि हम भ्रूण में ही मैपिंग कर लेंगे कौन कौन सी बीमारियां पैदा होंगी, उनका क्या इलाज है, DNA से हम कैसे इलाज कर पाते हैं। इस सब के बीच में हमको रास्ते बनाने हैं और संसाधन सीमित हैं। तो ऐसे में जो रात रात जगकर आपने एक ऐसी तपस्या की है
आप यहाँ तक आए हैं, आपने समाज को बहुत कुछ दिया है और जागरण उनको सम्मानित कर रहा है, तो कोई विशेष अनुग्रह नहीं कर रहा है, आपकी तपस्या का वो परिणाम है। मैं बस अपनी बात यहीं खत्म करूंगा। बहुत बहुत प्रणाम, आपका बहुत बहुत आभार। तो एक बार खूबसूरत सी तालियां दैनिक जागरण के लिए सुनना चाहूंगी। 1942 से लगातार आपके लिए अथक प्रयास करते हुए, ताकि एक से एक ऑथेंटिक खबर हम आप तक पहुंचा सकें। बढ़कर चलते हैं हम अगले सफ़र की ओर, जहां पर एक पैनल डिस्कशन हमारे बीच यहां पर शुरू होने वाला है। फ्यूचर ऑफ हेल्थ केयर इन इंडिया। तो हेल्थ केयर फ्यूचर इन इंडिया, इस टॉपिक पर एक पैनल डिस्कशन जो हमारे बीच यहाँ पर शुरू होने वाला है। तो सभी पैनलिस्ट को इनवाइट करना चाहूँगी आपकी खूबसूरत सी तालियों के साथ। सबसे पहला नाम इस श्रृंखला में मैं जो शामिल करने जा रही हूँ, एस्ट पद्म श्री डॉक्टर अशोक कुमार वैद। जोरदार तालियां आप सभी की तरफ से सुनना चाहूँगी। डॉक्टर रामनाथ सिंह जी, CMO अलीगढ़। प्यारी सी तालियों के साथ वेलकम करें ऑन दिस वेरी ब्यूटीफुल लवली स्टेज प्रोफेसर अंजुम परवेज जी, प्रिंसिपल JNMC AMU अलीगढ़। डॉक्टर जगवीर सिंह, CMS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। डॉक्टर संजय भार्गव, और साथ ही साथ आपकी खूबसूरत सी तालियों के साथ इनवाइट करना चाहूँगी डॉक्टर विकास मेहरोत्रा जी। दोस्तों, चुनौतियां बहुत ज़्यादा हैं। एक तरफ तो हम जूझ रहे हैं संक्रामक रोगों से, उनसे अभी मुक्ति नहीं मिली है। अभी कल परसों ही गाजियाबाद में एक वैक्सीन रिलेटेड वायरस का केस मिला है, पोलियो का। मीजल्स के केसेस भी कहीं कहीं मिल रहे हैं, और साथ में बहुत बड़ी एपिडेमिक जो आ रही है मेटाबॉलिक डिजीज़ की आ रही है, जहाँ की ओबेसिटी बहुत बड़ी समस्या है। तो इस सब के बीच में AI का जिक्र अवधेश माहेश्वरी जी ने किया, टेक्नोलॉजी की बात हो रही है। तो ये आज जो पैनल डिस्कशन है, मेरे साथ बहुत एमिनेंट पैनलिस्ट हैं, जहाँ की हमारे पास में कॉरपोरेट का भी रिप्रेजेंटेशन है। हमारे पास ICU के जो पुरोधा हैं डॉक्टर भार्गव अलीगढ़ में, उनका भी हमें एक्सपीरियंस मिलने वाला है। मेडिकल कॉलेज जो कि एक टीचिंग इंस्टीट्यूट है, वहाँ के भी हमारे पास में प्रतिनिधित्व है। तो एक ऐसा एमिनेंट पैनल हमारे पास है, जहाँ की हम प्रयास करेंगे कि हम हेल्थ केयर इंडस्ट्री को, हेल्थ केयर को और हम नए आयाम पर कैसे ले जा सकते हैं। तो इसी में मैं कुछ अपने माननीय सम्मानित पैनल से सवाल करूंगा, और मैं प्रयास करूंगा कि हम उनके जवाब आप तक पहुँचें, और जिससे कि हम अपने स्वास्थ्य सेवाओं को सुधार कर सकें, और साथ साथ उसमें हम अपने एक विकसित भारत की तरफ बढ़ सकें। तो पहला सवाल मेरा, चूँकि CMO सर हमारे अलीगढ़ में अभी आए हैं, सर आपका वंदन अभिनंदन अलीगढ़ के अंदर। और चूँकि अब अलीगढ़ ज़िले के स्वास्थ्य चिकित्साओं के मुखिया हैं, चाहे वो कॉर्पोरेट जगत हो या बड़े हॉस्पिटल हो या छोटे हो या नर्सिंग होम हो या एक छोटा क्लिनिक हो। तो सर मेरा आपसे आग्रह है कि आपका क्या विजन है इन चुनौतियों के साथ में, जहाँ की हमारे पास में मेटाबॉलिक डिजीज़ भी बढ़ रही हैं, संक्रामक रोग भी अपनी जगह हैं, हमें सरकार की, आपको सरकारी योजनाओं को भी कार्यान्वित करना है, हमें AI के चैलेंजेस को भी देखना है, और साथ साथ हमें ये देखना है कि हमारी स्वास्थ्य सेवाएं कॉमन आदमी तक पहुँचे। हमें अपने प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों को भी सरल करना है। तो सर मैं जानना चाहता हूँ आपका विजन क्या है अलीगढ़ के आने वाले स्वास्थ्य सेवाओं के लिए सर। थैंक यू सर। सर्वप्रथम मैं जागरण ग्रुप का बहुत दिल से आभार व्यक्त करता हूँ, जिन्होंने आज की संज्ञा पर हम जनपद के सभी, चाहे कॉर्पोरेट सेक्टर हो, चाहे मेडिकल कॉलेज हो, चाहे पद्मश्री हमें सम्मानित हैं, इनवाइट किया। आपको बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए, जनपद आपका अलीगढ़ है, लगभग 45 लाख के आसपास पॉपुलेशन है। जैसे जैसे सीजन आता है वैसे डिजीज का प्रोसेस चेंज होता है। अभी बरसात आ रही है, अभी संक्रामक रोगों की शुरुआत होगी। जाड़े के टाइम में ज़्यादातर डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट अटैक ये सब रहेंगे। मेटाबॉलिक डिजीज़ हैं, वो मेन रीज़न उनका स्ट्रेस का ही होता है। तो जो हम जिस हिंदुस्तान में रहते हैं उसके आखिरी तबके तक सेवा पहुँचे, इसके लिए हमें कोऑर्डिनेशन से, चाहे हमारा प्राइवेट सेक्टर हो, चाहे गवर्नमेंट सेक्टर हो, चाहे मेडिकल हो, एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन से काम करना होगा। हमारा किसी भी प्रोग्राम के लिए लक्ष्य क्या है, उपलब्धि क्या है, और कोई कमी रह गई है तो कितनी रह गई, उसको कैसे दूर करेंगे, इसकी जब प्लानिंग के साथ हम चलेंगे तो जो हमारे गोल हैं उनको हम टाइमली अचीव कर पाएंगे। थैंक यू।
कृपया सर के प्रयासों के लिए और हमारे कोविड के कई साथियों के लिए तालियां हो जाएं जोरदार। बहुत बहुत शुक्रिया सर। हमारे बीच में डॉक्टर संजय भार्गव सर हैं, जो कि मैं कह सकता हूं कि अलीगढ़ के अंदर आईसीयू के पुरोधा हैं और आईसीयू सेवा आईसीयू की शुरुआत जो है वो वरुण हॉस्पिटल से हुई थी। इसमें एक छोटा सा मेरा भी योगदान था। तो सर मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि आखिर हम सुनते हैं आए दिन खास तौर से कि ये फर्स्ट गोल्डन आवर क्या होता है, ये फर्स्ट गोल्डन आवर की क्या सिग्निफिकेंस है और आपका आम जनता से क्या संवाद हो सकता है इसके जरिए, जिससे कि हम मैसेज कम कर सकें। गोल्डन आवर में सबसे पहले गोल्डन आवर हर चीज़ के लिए है। कार्डियक केसेस में है, सीवीए में है, और आपके बहुत सारे पेशेंट आते हैं हाइपोनेट्रीमिया में होते हैं, हाइपोग्लाइसीमिया में होते हैं। तो बेसिकली इमरजेंसी में इमीडिएटली एक एबीजी टेस्ट होता है जिसमें एसिड बेस गैसेस और उसमें आपका सोडियम पोटेशियम सब आ जाता है, ब्लड शुगर भी। तो सबसे पहले तो वो हो जाए तो आपको एक आइडिया मिल जाता है कि मुझे इस लाइन पे काम करना है। दूसरा, आपके पास अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, सीटी स्कैन होना चाहिए अगर सीवीए में आ रहा है, वेदर इट इज़ हेमरेजिक और इन्फाक्ट है तो आपको इमीडिएटली थ्रोम्बोलिटिक एजेंट देने पड़ेंगे। तीसरा आपका ये कि हार्ट अटैक्स में जो मरीज आ रहा है, हालांकि गवर्नमेंट ने अब 1080 प्लेस गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स में लगाने शुरू कर दिए हैं और दे आर सप्लाइंग दैट। मेरे ख्याल से 40,000 रुपये के आसपास का इंजेक्शन आता है जो गवर्नमेंट दे रही है, हमारी सरकार दे रही है उनको। दैट इज़ जिसको कहना चाहिए बहुत अच्छा प्रयास है। और वो गोल्डन पीरियड में लग जाए तो हार्ट अटैक के मरीजों को बहुत अच्छे से सुविधा मिल जाती है। तीसरी चीज़ ये है कि हमारे पास डिफरेंट टाइप के पेशेंट्स आते हैं, जैसे सपोज कैंसर का आ गया, रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ गया, या हमारे पास रीनल फेलियर का पेशेंट है वो रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस के साथ आ गया। तो आपको उसकी इमीडिएटली, क्योंकि पल्मोनरी एडिमा में होता है, आपको इमीडिएटली उसकी डायलिसिस भी करनी है, आपको उसको देखना भी है। ट्रेकोस्मी का पेशेंट है उसको भी देखना है, आपका कैंसर का पेशेंट है सांस नहीं ले पा रहा है तो आपको ट्रेकोस्मी भी उसमें करनी है। तो दीज आर द जो आपको देखना है कि हमें इमीडिएटली क्या स्टेप लेने हैं। दैट इज़ अ गोल्डन पीरियड। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। तो साथियों, जैसे सर ने बताया कि समय भी एक आईसीयू का डॉक्टर है। सही समय पर तथ्यों की पहचान कर उसका सही उपचार करना एक जीवन के लिए बहुत उपयोगी हो सकता है किसी पेशेंट के लिए। तो फर्स्ट गोल्डन आवर की अवधारणा सर ने बताई। सर थैंक यू वेरी मच। हमारे बीच में प्रोफेसर अंजुम परवेज सर हैं, जो कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय के प्रिंसिपल हैं। उनके ऊपर क्लिनिकल वर्क की पूरी जिम्मेदारियाँ है। सर कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि टकराव की स्थिति पैदा हो रही है मरीज में और हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं, जो कि हमारे किसी भी मेडिकल कॉलेज के लिए एक बैकबोन होते हैं, जो कि हमारे बच्चे हुए हैं, जो हमारे जूनियर्स हैं, टकराव बढ़ रहा है, हड़ताल हो रही है, आम जनता परेशान हो रही है। क्या सर आपको लगता है संवादहीनता की स्थिति है, या हमारे जो कंसल्टेंट हैं, हमारे जो सीनियर डॉक्टर्स हैं, क्या उनको आगे बढ़कर और एक स्टेप लेनी चाहिए? क्या जिम्मेदारियों की कमी है, क्या अनुपालन की कमी है? इसके लिए हम क्या कर सकते हैं सब मिलजुल कर, जिससे हमारे बच्चों पर भी बर्डन ना हो, समाज को भी ना झेलना पड़े और टकराव की जगह संवेदनशीलता की स्थिति हो बजाय संवेदनहीनता की स्थिति हो? ओवर टू यू सर। थैंक यू। सबसे पहले तो मैं जागरण परिवार का धन्यवाद करना चाहूँगा कि इतना अच्छा प्लेटफॉर्म उन्होंने प्रोवाइड किया, और एक कोलैबोरेशन वाला प्लेटफॉर्म है जहाँ पे मेडिकल इंस्टीट्यूशन, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल एंड मीडिया पर्सन्स एक प्लेटफॉर्म पे आए हैं, और जिससे ये पैनल डिस्कशन में ये बातें डिस्कस हो रही हैं, ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। और इसी को हम साथ में लेके ये सब प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हैं। नाउ जहाँ तक जेएन मेडिकल कॉलेज की प्रॉब्लम्स की बात है, मैं जेएन मेडिकल कॉलेज में पिछले 27 साल से काम कर रहा हूँ, और करीब लास्ट 6 महीने से आई एम वर्किंग एज प्रोफेसर एंड CMS, प्रिंसिपल एंड CMS। मेरा ये ऑब्जर्वेशन है कि पिछले 10 सालों में हम अगर कंपेयर करें तो पेशेंट टर्नओवर, पेशेंट लोड बोथ इन आउटडोर एज वेल एज इन इंडोर हैज़ ऑलमोस्ट डबल्ड। और आप सब लोग को ये मालूम ही है कि जेएन मेडिकल कॉलेज खाली अलीगढ़ को ही सेवाएं प्रदान नहीं करता, बल्कि एडजॉइनिंग 8 to 10 डिस्ट्रिक्ट्स को कैटर करता है। और हमारे पास एटा, कासगंज, बदायूं, रामपुर, मुरादाबाद यहाँ तक से पेशेंट आते हैं। सो अगर मैं आपको लास्ट ईयर की फिगर बताऊं तो 2025 में 11,50,000 पेशेंट OPD में विज़िट किया पूरे साल।
जिसमें करीब 1.5 लाख पेशेंट को इंडोर एडमिट किया गया, करीब 40,000 मेजर माइनर सर्जरीज की गई, करीब 35,000 डिलीवरीज ऑर्गेनाइज की गई। और गवर्नमेंट, एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ मैं हाईलाइट करना चाहूँगा कि एक बहुत अच्छा सपोर्ट हमें नेशनल हेल्थ मिशन NHM से मिल रहा है। जस्ट फॉर कंपैरिजन, हमारा अपना बजट 25 करोड़ है, जबकि NHM स्पॉन्सर्ड स्कीम्स में हमको 30 करोड़ मिलता है साल में। तो ये हमें बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन हमारा हो रहा है। बट स्टिल बिकॉज ऑफ राइजिंग डिमांड देयर इज़ समवेयर मिसमैच बिटवीन द सप्लाई एंड डिमांड। और जहाँ तक डॉक्टर्स की बात है, जूनियर डॉक्टर्स, ये मेरा मानना है कि दे आर वर्किंग अंडर स्ट्रेसफुल सर्कमस्टांसिस। जो हम लोग के टाइम में जब हम लोग रेजिडेंट थे, अगर कंपेयर करें तो हम लोग एक दिन में करीब 20 या 25 पेशेंट एडमिट करते थे। अभी ये फिगर डबल हो गई है और जूनियर डॉक्टर्स की संख्या इतनी ज़्यादा नहीं बढ़ी है जितना कि बढ़नी चाहिए थी। तो इमरजेंसी विजिट ऑफ पेशेंट्स हैव इंक्रीज सो मच। और साथ में ये भी है कि सीरियस पेशेंट एक रेफ़र होते हैं मेडिकल कॉलेज में, भले ही वो बाहर से आएँ या अलीगढ़ से रेफ़र होके आएँ, सीरियस मरीज़ हैं, उनके तीमारदार परेशान होते हैं और वो भी स्ट्रेस में होते हैं। और मेरे ख़्याल से यही एक वजह है कि डॉक्टर्स भी स्ट्रेस में हैं और पेशेंट और उसके तीमारदार, बिकॉज उनके पेशेंट सीरियस कंडीशन में हैं। तो ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट वजह है कि वो ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाती है कि हमें उसमें इंटरवीन करना पड़े और उसमें सर्विसेज डिसरप्ट हो जाती हैं। और फिर भी हम लोग की कोशिश ये है कि जितनी जल्दी उस मैटर को रिजॉल्व हम लोग करते हैं ताकि मरीज़ों को, हमारे पेशेंट्स को इसकी वजह से प्रॉब्लम ना हो। एक और बहुत अच्छी खबर मैं आप लोगों के साथ शेयर करना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट इंडिया ने हैफा प्रोजेक्ट के अंदर हमें 350 करोड़ सैंक्शन किए हैं फॉर बिल्डिंग मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक एज वेल एज एडवांस इक्विपमेंट। सो ये हम नेक्स्ट अराउंड 1.5 to 2 ईयर्स में ये टारगेट अचीव कर लेंगे और होपफुली हमारे पास एक मल्टी स्पेशलिटी ब्लॉक सेपरेट होगा और हम अच्छी तरह से पेशेंट को सुविधाएं प्रदान करेंगे। दूसरा एक और हम लोगों ने प्रपोज़ल रखा है, मेरा विज़न है कि हमको नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट्स का हमने प्रपोज़ल बनाया है कि अराउंड 100 हम नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट सिर्फ अपनी ट्रॉमा इमरजेंसी के लिए वहाँ उनको तैनात करें, ताकि हमारे जो जूनियर डॉक्टर्स हैं जिनका एकेडमिक वर्क भी है साथ में क्लिनिकल वर्क भी है, उन पर थोड़ा सा लोड कम हो। सो नॉन एकेडमिक जूनियर रेजिडेंट का कंसेप्ट, एक प्रपोज़ल हम लोग तैयार कर रहे हैं और उसको सबमिट करेंगे और होपफुली हमें UGC से उसकी परमिशन मिल जाएगी। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू वेरी मच सर, आपने बहुत सुंदर जवाब दिया। और चूँकि JNMC एक स्तंभ है ज़िले की स्वास्थ्य सेवाओं का, तो हमें गर्व है इसके ऊपर और मुझे उम्मीद है कि आपकी लीडरशिप में हम और तरक्की करते जाएंगे। सर एक छोटा सा सवाल और आपसे करना चाहूँगा, टीचिंग, ट्रेनिंग एंड रिसर्च, इन तीनों का समन्वय और इन तीनों का ग्रास रूट लेवल तक पहुँचना क्या संभव है? हम रोज देखते हैं, मेरे पास पेशेंट आते हैं, डॉक्टर साहब आज एक ऐसी मशीन आ गई है कि हमारा ग्लूकोज मालूम पड़ जाएगा, डॉक्टर साहब आज हमारी ऐसी मशीन आ गई है कि हमारा इंजेक्शन लगाना बंद हो जाएगा, या अभी लेटेस्ट हमारा इनहेल्ड इंसुलिन आ गई है। पर मेरा मानना है जब तक वो एक कॉमन मैन तक नहीं पहुंचती है, जब तक वो एक कॉमन फिजिशियन के पास नहीं पहुंचती है, जब तक एक MBBS डॉक्टर के पास नहीं पहुंचती है, तब तक उसका समाज को लाभ मिलना उचित मात्रा में हो नहीं पाता है। स्टेम सेल प्रिजर्वेशन एक नई चीज मशहूर हुई है, तो सर व्हाट इज योर व्यू? इज स्टेम सेल इज रियली बेनिफिशियल? नंबर 1, क्या स्टेम सेल प्रिजर्वेशन की आवश्यकता है? क्योंकि जहाँ तक मेरी जानकारी शायद अगर बकेट म्यूकोसल सेल लेंगे वो भी वहाँ काम कर जाएगा। तो एक आम जनता को ये मैसेज कैसे जाए कि क्या स्टेम सेल प्रिजर्वेशन जरूरी है, स्टेम सेल आखिर क्या जादू की शरीर है और हम किस तरफ जा रहे हैं चेंजिंग हेल्थ केयर सिनेरियो इन इंडिया? व्हाट डू यू से? बहुत धन्यवाद। एंड सबसे पहले मैं जागरण परिवार का धन्यवाद देना चाहूँगा। इस ब्यूटीफुल प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया और एक मौका मिला सब लोगों से मिलने का, इंटरैक्ट करने का। नाउ क्वेश्चन अबाउट स्टेम सेल। अब सबसे पहले, हाँ, आम आदमी के लिए स्टेम सेल है क्या चीज़ है?
स्टेम सेल बेसिकली एक ऐसा सेल है, जीवन का आधार है, जो बोन मैरो के अंदर, जिसको हम मज्जा कहते हैं, ये मज्जा का रहने वाला एक वो है, सेल है। नॉर्मली ये इसका काम क्या है, स्टेम सेल से हमारे रेड सेल, वाइट सेल, प्लेटलेट, इन सब का उत्पादन होता है। तो ये एक मदर सेल है जो बाकी के सेल्स का उत्पादन करता है। ब्लड के अंदर नहीं आता, ये ब्लड के अंदर बहुत रेयरली स्टेम सेल दिखता है, और ये बोन मैरो का रहने वाला है। स्टेम सेल जब हम इस्तेमाल करते हैं तो कुछ एक बीमारियों के लिए मान्यता प्राप्त है, कुछ बीमारियों के लिए मान्यता प्राप्त नहीं है, मगर यूज़ हो रहा है। जैसे आपने बोला, आर्थराइटिस के लिए, स्किन डिसऑर्डर्स के लिए, टॉप टू टॉप बहुत सारी बीमारियां हैं। एज अ कैंसर स्पेशलिस्ट मैं आपको बता सकता हूं कि स्टेम सेल टेक्नोलॉजी जो आई थी, ये 70 के दशक में आई थी। 70 के दशक में डोनाल्ड थॉमस, जो एक फ्रेड हचिसन कैंसर सेंटर का हेड था, उन्होंने बोन मैरो ट्रांसप्लांट बेसिकली क्या था कि स्टेम सेल्स इकट्ठा करते थे, बोन मैरो में से निकालते थे, और जो पेशेंट्स ब्लड कैंसर के ठीक नहीं हुए उनमें ये स्टेम सेल्स का इस्तेमाल किया जाता था, और उनके लिए चमत्कारी था, क्यूरेटिव था। वो पेशेंट्स ब्लड कैंसर के जो नॉर्मल ट्रीटमेंट लेने के बाद जिनकी बीमारी वापस आ जाती थी, वहाँ पे ये चमत्कार सिद्ध हुआ। अब मेडिकल साइंस में बाकी स्पेशलिटीज़ ने सोचा कि अगर ये स्टेम सेल वहाँ काम कर सकता है तो बाकी बीमारियों के अगेंस्ट इसको भी यूज़ किया जाए। मगर एक सिंपल लाइन में हम कहें तो वो कामयाबी जो बोन मैरो ट्रांसप्लांट, जो स्टेम सेल ट्रांसप्लांट में मिली, वो बाकी बीमारियों में नहीं मिली। और आज कोई भी रेगुलेटर, वो US FDA है या भारत सरकार का हमारा ड्रग कंट्रोलर ऑफ इंडिया है, ये मान्यता प्राप्त नहीं है। रही बात गायनेकोलॉजिस्ट जो कॉर्ड ब्लड को जो स्टोर कर रहे हैं, दूसरा सोर्स स्टेम सेल्स का है जो अम्बिलिकल कॉर्ड है, उसके अंदर स्टेम सेल्स काफ़ी रिच होते हैं। बट इशू क्या है कि क्या वो संख्या उन स्टेम सेल की पर्याप्त है कि बोन मैरो ट्रांसप्लांट एक बड़े व्यक्ति का किया जा सकता है? तो सिंपल आंसर इज़ नो। और आज के टाइम में मैं आप लोगों से शेयर करूं, जो ये टेक्नोलॉजी वेस्टर्न वर्ल्ड से, अमेरिका से आई थी, अमेरिका के अंदर कॉर्ड ब्लड जो बैंक्स हैं वो धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, और ये टेक्नोलॉजी पीछे जा रही है। दूसरा क्या हुआ है कि मेडिकल साइंस में कोई चीज़ स्थिर नहीं है, एक जगह नहीं बैठी है। नई नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं, और नई टेक्नोलॉजीज़ जो आ रही हैं वो सेल बेस्ड थेरेपीज़ हैं, उन्हीं के भाई बहन कहिए। CAR-T थेरेपी है, NK सेल है, डेंड्रिटिक सेल है, ये भी बॉडी के सेल्स हैं जिनको हम यूज़ कर रहे हैं। CAR-T में हम क्या करते हैं, बॉडी के सेल्स लेते हैं, उनको इंजीनियर करते हैं, उनमें एक वायरस डालते हैं, और वो शरीर में वापस इंजेक्ट करते हैं, वो वायरस जाके लुकीमिया से लड़ता है और क्यूरेटिव है। तो मेडिकल साइंस में स्टेम सेल अभी भी यूज़ हो रहा है, और आज भी लुकीमियाज, लिम्फोमास के अंदर स्टेम सेल क्यूरेटिव माना जाता है। मगर नई टेक्नोलॉजीज़ आ रही हैं जो स्टेम सेल से आगे बढ़ रही हैं। कॉर्ड ब्लड बैंक्स धीरे धीरे बंद हो रहे हैं, और बाकी बहुत सारी बीमारियों में स्टेम सेल काम नहीं करता है। बहुत संक्षिप्त और बड़ा क्लियर मैसेज। Thank you, sir. I hope we will be enlightened by the knowledge pardon by sir. सर ने इससे ये सवाल मैंने किया एज ए स्टेम सेल स्पेशलिस्ट, जिनका कि देश भर में नाम है। ये छोटा सवाल सर, एज ए डायरेक्टर ऑफ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, डू इंडिया नीड्स कॉर्पोरेट हॉस्पिटल्स? नंबर 1. Number 2, exorbitant cost, decreasing accountability, and mushrooming of corporate hospital in tier 2 और tier 3 सिटी। बढ़ती हुई कीमत, घटती हुई विश्वसनीयता, और tier 2 और tier 3 को सिटी को टारगेट करना, जाके हमारे नर्सिंग होम छोटे हैं, हमारे छोटे छोटे हॉस्पिटल्स हैं। आप किस तरह देखते हैं कि ये भारतवर्ष किधर जा रहा है? एक तरफ तो हमारे पास PSC और CSCs हैं, हमारे सरकारी डॉक्टर्स हैं जो कि मेहनत कर रहे हैं, और जहाँ की हमारे एक ICUs हैं जो कि कॉर्पोरेट में 1 लाख रुपए पर डे खर्चा आ रहा है। तो आप किसको इस तरह प्रासंगिक देख पा रहे हैं कि किस तरह एक समन्वय स्थापित किया जाए दोनों के बीच में?
जिससे कि हम ये देख पाएँ कि आने वाले समय में कॉर्पोरेट एक थ्रेट ना बने हमारे हेल्थ केयर सिस्टम के लिए, बल्कि एक हमें एक स्तंभ की तरह हमारे साथ में खड़ा हो। आपका क्या विचार है इस बारे में सर, खासतौर से एग्जॉर्बिटेंट कॉस्ट और घटती अकाउंटेबल? देखिए, जो हेल्थ केयर नीड को देखा जाए, ज़रूरत को देखा जाए, तो दो बातें बहुत क्लियर हैं। 1.4 बिलियन लोगों को सर्विस करना एक बहुत बड़ा टास्क है, बहुत बड़ा काम है। और मैं अपनी डॉक्टरी की जर्नी आपसे शेयर करूं तो 40 इयर्स बैक मैं एक यंग मेडिकल ऑफिसर की रूप में एक डिस्पेंसरी में काम करता था। तो आई स्टार्टेड माई करियर एज अ मेडिकल ऑफिसर। एक कमरे की डिस्पेंसरी थी, कच्चा घर था, बरसात में पानी लीक करता था, और अल्टीमेटली जिस बगल के गांव में मैं रहता था, 2.5 किलोमीटर पहाड़ी चढ़नी, 2.5 किलोमीटर उतरनी, ये रोज़ का मेरा दिनचर्या थी। कोई दवाओं का प्रावधान नहीं था, डॉक्टर पोस्टेड था, बट कोई फैसिलिटी डॉक्टर के लिए नहीं थी, रहने के लिए नहीं थी, मरीजों के लिए नहीं थी। और आपको चौंकाने वाली बात आपको शेयर करूं, हमें जब सप्लाई आती थी तो हम उसको पहले दिन ही 13 महीने में बांटते थे। 12 महीने की सप्लाई हर महीने पहली तारीख को खुलती थी। वो भले दवाएं 10 तारीख को ख़त्म हो जाएं, अगले महीने की सप्लाई नहीं खुलती थी। अगले महीने की सप्लाई पहली तारीख को ही खुलेगी, और 13वें महीने की कंटिजेंसी के लिए रखी जाती थी। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ। सो हेल्थ केयर नीड्स आर एंड देन आई वर्कड एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर इन अ मेडिकल कॉलेज। तो मैंने पूरा स्पेक्ट्रम देखा है अपनी लाइफ में, एंड नाउ आई वर्क इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल। तो पूरी जर्नी में ये बात एक समझ आई है कि सरकार ये नीड्स पूरी नहीं कर सकती। बहुत पुराना सर्वे है मैकिन्जी का, जिसमें ये कहा गया था कि इन 10 years टाइम इंडिया नीड्स 1 लाख करोड़ रुपीस फॉर हेल्थ केयर, जिसमें से सरकार सिर्फ 30 लाख खर्च सकती है, 30,000 करोड़ खर्च कर सकती है। बाकी 70,000 कहाँ से आएगा? अगर नहीं आएगा तो वो गैप बढ़ता जाएगा, साल दर साल गैप बढ़ेगा। ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर की, बट ज़रूरत है प्राइवेट सेक्टर को रेगुलेट करने की। सबसे बड़ी बात यह है, रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ स्टैंडर्ड्स, इन टर्म्स ऑफ प्राइसिंग, इन टर्म्स ऑफ मैच बिटवीन व्हाट यू से एंड व्हाट यू डिलीवर। आई थिंक वो ज़्यादा ज़रूरत है। बिना प्राइवेट सेक्टर के, लाइक दी एजुकेशन सेक्टर, हेल्थ सेक्टर इज इक्वली इम्पॉर्टेंट, बट एट द सेम टाइम रेगुलेशन बहुत जरूरी है। थैंक यू सर। तो कितना अच्छा सर ने जवाब दिया कि टेक होम मैसेज इज रेगुलेशन इन टर्म्स ऑफ मोर ट्रांसपेरेंसी, मोर अकाउंटेबिलिटी एंड मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी इन टर्म्स ऑफ बोथ कॉर्पोरेट एज वेल एज फ्रॉम प्राइवेट सेक्टर। थैंक यू सर। हमारे अगले एमिनेंट पैनलिस्ट हैं डॉक्टर जगवीर सिंह जी, जो कि CMS हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के। जैसा कि हमने कहा कि ब्लंट ऑफ ट्रॉमा इज़ बियर बाय द JR1, ऐसे ही जो पेशेंट केयर है, जो दवाइयों की समस्या है, जो रेबीज़ के इंजेक्शन हैं, जो रोज़ाना की OPD के पर्चे बनाने की समस्या है, इस सब का जो ट्रॉमा है हमारे साथ बर्दाश्त करते हैं। बीइंग ए CMS इज़ नॉट ए ईजी टास्क। सर 2-3 सवाल आपसे हैं। एक मैं देख रहा हूँ कि हम लोगों ने बड़ी, अभी योगी सरकार ने और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बड़ी महत्वाकांक्षी योजना थी HPV वैक्सीनेशन को लेकर। एक ऐसा कैंसर जो कि हम बचा सकते हैं एक वैक्सीन से, उसको लेकर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने प्रोवाइड किया HPV वैक्सीन को फ्री ऑफ कॉस्ट। मिशन पिंक हेल्थ IAP के लोग लेकर आए। इसके बावजूद भी वैक्सीन हेजिटेंसी बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। लोगों में वैक्सीन्स को स्वीकारने की जो इच्छा है वो कम हो रही है। अभी एक दुर्भाग्यपूर्ण खबर आई गाजियाबाद से कि वहाँ पर एक पोलियो का वैक्सीन रिलेटेड वायरस भी मिला है। तो वैक्सीन हेजिटेंसी, बढ़ती संक्रामक समस्याएं, डिस्पाइट अवेलेबिलिटी ऑफ द गुड वैक्सीन, इसको सर किस तरह से आप ओवरकम करेंगे? हमारे पास क्या हम इस तरह ट्रेनिंग करें अपनी आशा बहनों की? क्या हम अपने पैरामेडिकल स्टाफ को बताएं? क्या हमें मोर अवेयरनेस प्रोग्राम चाहिए सो दैट वी कैन एटलीस्ट फॉर HPV, जो कि लाइफ सेविंग वैक्सीन है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं? इस वैक्सीन के प्रति हम जागरूकता कैसे बढ़ाएं कि लोगों में ये विश्वास कायम हो जाए कि हमें वैक्सीन लगवानी है? ओवर टू यू सर। जो भी HPV वैक्सीन के लिए किया गया है, प्रधानमंत्री मोदी जी ने भी उसका उद्घाटन किया
और इसमें मैं यही कहना चाहता हूँ कि यदि हम उसको अवेयर हैं अपने बच्चों को, लड़कियों को 12 से 13 साल की उम्र में और वैक्सीन लगवाते हैं तो जो आगे जाके जो सर्वाइकल कैंसर की जो संभावना है वो बहुत कम हो जाती है, उसके अगेंस्ट इम्यूनिटी पैदा हो जाती है। और अभी अभियान भी चल रहा है, सीएमओ साहब की तरफ से सभी जगह कैंप भी लगाए जा रहे हैं। तो एक को कुछ हल्का फुल्का जैसे वैक्सीन लगता है, इंजेक्शन लगता है, हल्का फुल्का कोई परेशानी भी हो सकता है, दर्द या रेडनेस, उस तरह की हल्का फुल्का रिएक्शन, तो उसको भी मैंने देखा हॉस्पिटल में, तो उसको भी हमने मैनेज किया। तो बच्ची ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है, सभी एक्सेप्टेंस कर रहे हैं। मैंने भी अपनी बिटिया को लगवाया, मैं बरेली में था, और डॉक्टर रवि खन्ना पीडियाट्रिशियन है, उन्होंने वैक्सीनेशन किया मेरी बिटिया का। तो और जो ओपीडी की समस्या हमारे यहाँ पर, जो ओपीडी की जो 2,500 से 3,000 की संख्या है, तो उस समय काफ़ी कम होती है। मॉर्निंग्स में सिक्योरिटी गार्ड्स वगैरह 24 घंटे रहते ही हैं हमारे यहाँ पर। उनको सही दवा डिस्ट्रीब्यूशन के लिए हमारे पास काउंटर्स हैं और दवा भी डिस्ट्रीब्यूट सही तरीके से किया जाता है। फिर पेशेंट का मैनेजमेंट, इतनी बड़ी गर्मी में, उमस में, उनके लिए पानी के पीने की व्यवस्था, उनका शेडो की व्यवस्था, ये भी सब देखना पड़ता है। हम लोग राउंड में निकलते तो ये सब चीज़ें देखते हैं। और इमरजेंसीज़ में पेशेंट्स की काफ़ी कभी कभी काफ़ी भीड़ हो जाती है, मेडिको लीगल झगड़े वाले MLC केसेस वगैरह इस तरह के भी आते हैं, तो उसको भी मैनेज करना पड़ता है। इसके अतिरिक्त तो हमारे पास स्टाफ है काफ़ी, हम लोग मैनेज कर रहे हैं। फिर भी कुछ कमी है तो उसके लिए हमने CMO सर से भी आग्रह किया है, ऊपर हाई अथॉरिटीज़ को भी लिखा है। तो हम सब ये मैनेज कर रहे हैं और यही प्रयास करते हैं कि सभी को टाइम से और ट्रीटमेंट मिले, और जो रेफ़र करने के लिए टाइमली हम उसको रेफ़र कर सकें। और सर ने भी जो 1 आवर गोल्डन आवर की बात बताई, वो भी उसका भी ध्यान रखा जाता है, काफ़ी इम्पोर्टेंट्स है। और उसके लिए जो कभी कभी क्या होता है कि मेडिकल कॉलेज में स्ट्राइक हो गई, तो उस समय फिर हमारे पास लोड बढ़ जाता है, तो 300-400 पेशेंट, 500 पेशेंट बढ़ जाते हैं, तो फिर हमको वार्ड भी मैनेजमेंट करना पड़ता है पेशेंट्स की। तो ये सब हम लोग कर पाते हैं, और हमको तो काफ़ी हम लगे रहते हैं इस बारे में, और जितनी भी बेहतर सुविधाएं हैं मरीजों को दे सकते हैं, हम अपनी तरफ से पूरा प्रयास करते हैं। धन्यवाद। मैं इस पैनल डिस्कशन को सभी को धन्यवाद देते हुए, आदरणीय CMO साहब, प्रोफेसर बैद सर, बहुत सीखा हमने आपसे, प्रोफेसर अंजुम परवेज सर, हमारे अग्रज डॉक्टर संजय भारत सर, डॉक्टर जगवीर सर, बहुत बहुत धन्यवाद सर आप सब लोगों का। नमस्कार। और इसके बाद हमारे जितने भी अवॉर्डीज़ इस खूबसूरत सी शाम में यहाँ पर मौजूद हैं, तो आपका जो इंतज़ार है वो फाइनली ख़त्म होने वाला है। आपको यहाँ पर फाइनली बुलाया जाने वाला है उस खूबसूरत से प्यारे से अवार्ड के लिए, उस चमचमाते हुए अवार्ड के लिए, जिसके लिए आप काफ़ी देर से इंतज़ार में यहाँ पर मौजूद हैं। जागरण प्रकाशन लिमिटेड वेलकम्स गेस्ट ऑफ ऑनर प्रोफेसर अंजुम परवेज, प्रिंसिपल JNMC AMU अलीगढ़। जागरण प्रकाशन लिमिटेड वेलकम्स गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर रामनाथ सिंह, चीफ मेडिकल ऑफिसर अलीगढ़। जागरण प्रकाशन लिमिटेड वेलकम्स गेस्ट ऑफ ऑनर डॉक्टर जगवीर सिंह, CMS डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल अलीगढ़। तो सबसे पहले मैं स्टेज पर आमंत्रित करना चाहूँगी पद्मश्री डॉक्टर अशोक कुमार वैद जी, हमारे आज के मुख्य अतिथि, चीफ गेस्ट। साथ ही साथ मिस्टर मुदित गुलाटी जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दैनिक जागरण। मिस्टर अवधेश माहेश्वरी जी, सीनियर न्यूज़ एडिटर, आगरा अलीगढ़ दैनिक जागरण। जागरण प्रकाशन लिमिटेड वेलकम्स लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड वैद्य गोपाल शरण गर्ग, आयुर्वेदाचार्य, honored by the Honorable President of India। तो खूबसूरत सी तालियां इस प्यारे सी पल में आप सभी की तरफ से। I would like to call on stage Dr. Ramnath Singh ji, CMO Aligarh, to present these beautiful awards। और सबसे पहला नाम इस श्रृंखला में मैं शामिल करने जा रही हूँ, जो हमारे अवॉर्डीज हैं वो तैयार रहें। और इस श्रृंखला में सबसे पहला नाम जो मैं शामिल करने जा रही हूँ, डॉक्टर अमित वार्ष्णेय जी। एक बार प्यारी सी तालियों के साथ वेलकम करेंगे स्टेज पर।
Next name in the series is Dr. Abhinav Verma. Liver and Gastro Care Center, Dr. Abhinav Verma, Aligarh. पूजा जी यहाँ पर उनका अवार्ड यहाँ पर रिसीव करने के लिए हमारे बीच बढ़कर आ चुके हैं। एक बार खूबसूरत सी तालियां आप सभी की तरफ से। अगला नाम इस श्रृंखला में शामिल करने जा रही हूँ डॉक्टर अंबिका रावत फ्रॉम रावत हॉस्पिटल, अलीगढ़। Next name in the series is Dr. Amit Gupta, Laser Planet and Asha Suman Gupta, Regina Foundation, Aligarh. In the series is Dr. Ayush Bhargav, Rajul Nursing Home and IVF Center, Aligarh. Next, Dr. Chitranjan Singh Ji, Export Multi-Speciality Hospital, Aligarh. Dr. Ishan Bhardwaj, Sharma Orthoplasty and Multi-Speciality Hospital, Aligarh. Series is Dr. Farooq Anwar, American Oncology Institute and Shekhar Saraf Memorial Hospital Private Limited, Aligarh. Next name in the series is Dr. Harsha Chaudhary, Jeevan Jyoti Hospital, Aligarh. इस प्यारे से पल में उनके स्वागत व सम्मान की जो हमारे बीच यहाँ पर इन अवार्ड्स को प्रेजेंट कर रहे थे, वेल इसके लिए आमंत्रित करना चाहूँगी मंच पर मिस्टर मुदित गुलाटी जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट, दैनिक जागरण। खूबसूरत सी ताली आप सभी की तरफ से सुनना चाहूँगी इस प्यारे से पल के लिए। I would like to call on stage Dr. Indu Vashne ji, Medical Officer, BMS Ayurveda, Sri Sai Ayurvedic Hospital. Dr. Indu Vashne ji. Dr. Kanchan Gupta ji, Laser Planet and Asha Suman Gupta, Regina Foundation. एक बार जोरदार तालियों के साथ वेलकम करेंगे स्टेज पर। इस प्यारे से पल में हमारे बीच मौजूद हैं डॉक्टर कंचन गुप्ता जी जो बढ़कर आ रहे हैं स्टेज की ओर। नेक्स्ट डॉक्टर कृतिका सिंह, जीवन ज्योति हॉस्पिटल, अलीगढ़। करें आपके कलीग्स, आपके साथी डॉक्टर जो इस वक्त में बढ़कर आ रहे हैं इस खूबसूरत से सम्मान के लिए। Many congratulations for this victory. Next name in the series is Dr. Lokesh Tomar, Modern Dental and Wellness Center, Aligarh. Dr. Mohit Rawat, Rawat Hospital, Aligarh. Dr. Jaya Sharma, Nobel IVF and 3D Laparoscopy Center, Aligarh. जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट के साथ उनको यहाँ इनवाइट करना चाहूँगी, आमंत्रित करना चाहूँगी स्टेज पर। Dr. MM Alvi, Alvi Clinic, Aligarh. Dr. P. Kumar, Kumar Nursing Home, Aligarh.
Dr. Parag Shekhar, Renuka Hospital, Aligarh. Dr. Pooja Yadav, Dr. Abhinav Verma, Liver and Gastro Care Center, Aligarh. Dr. Rajeshwar Singh, Jeevan Jyoti Hospital, Aligarh. Dr. Rakhi Mehrotra, Kilkari Hospital, Aligarh. Dr. R.K. Gupta, Vikas Clinic, Aligarh. Dr. Sanjay Bhargav, Varun Hospital, Aligarh. Dr. Sandeep Kumar Vashne, Kumar Nursing Home, Aligarh. Dr. Sanjeev Kumar Sharma, Sasmith Neuro Care and Super Speciality Center, Aligarh. Dr. Umang Singh, Jeevan Jyoti Hospital, Aligarh. Dr. Varun Bhargav, Varun Trauma and Burn Center Private Limited, Varun Heart Center, a unit of Varun Trauma and Burn Center Private Limited, Aligarh. Dr. Varun Gupta, Varun Eye Care, Aligarh. Dr. Anirudh Pratap Singh, Shekhar Saraf Memorial Hospital Private Limited, Aligarh. आज के मुख्य अतिथि हमारे चीफ गेस्ट पद्मश्री डॉक्टर अशोक कुमार वैद्य जी, जिन्हें मैं माइक हैंड ओवर करने जा रही हूं कि सर आज हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं, तो कुछ यहाँ पर हम लोगों का मार्गदर्शन ज़रूर करें, कुछ नई चीज़ें, नई बातें जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहते हैं, प्लीज़ ज़रूर करें। धन्यवाद एंड आभार प्रकट करना चाहूँगा जागरण परिवार का, क्योंकि ये डॉक्टर्स की एक गैदरिंग है और डॉक्टर्स हु आर इन द कम्युनिटी। आई थिंक दो बातें, वन जो बैकबोन है हेल्थ केयर की इंडिया की, दे आर द डॉक्टर्स हु आर प्रैक्टिसिंग इन द कम्युनिटी। और जैसे पहले मैंने शेयर किया, मैंने अपनी जर्नी एज अ मेडिकल ऑफिसर शुरू करी थी और वो सफ़र मैंने देखा है, मैंने नज़दीकी से भांपा है, सब डिफ़िकल्टीज़ उसकी देखी हैं, एक्सपीरियंस करी हैं। एंड फ्रॉम बीइंग अ मेडिकल ऑफिसर इन अ रिमोट विलेज ऑन अ हिल टॉप टू अ कॉरपोरेट हॉस्पिटल, ये 40 साल की जर्नी में सारे उतार चढ़ाव, बहाव, हर चीज़, ठहराव सब देखा है। बट जो चैलेंजेस पिछले कल के थे, वो चैलेंजेस आज नहीं हैं, कल नहीं होंगे। और जो एक क्वाइट रेवोल्यूशन जो हमारे आगे पीछे आ रही है, वो है डिजिटाइजेशन की और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप की। डिजिटाइजेशन में यूँ लगता है कि क्या मैं एम आई एन IT प्रोफेशनल, इतने सारे कंप्यूटर में फीड करने जा रहे हैं, आयुष्मान भारत है, सब कुछ है। बिलीव मी, 90 करोड़ पीपल हैव देयर आइडेंटिटीज ऑन आयुष्मान भारत। इट्स अ रियलिटी और हम सबको अडॉप्ट करना है। सिटिंग इन अ कॉर्पोरेट हॉस्पिटल, हम आयुष्मान भारत के साथ डील कर रहे हैं, पेशेंट्स को ट्रीट कर रहे हैं। और ये क्वाइट रेवोल्यूशन है। IT, AI are not the challenges of a doctor, they are the partners of a doctor। और हमारे इनविजिबल पार्टनर्स हैं, हमारे एनेबलर्स हैं, एम्पावर कर रहे हैं। एंड ऑफ कोर्स जो फर्स्ट कनेक्टिविटी किसी भी पेशेंट की है, दैट इज़ विद द फर्स्ट पोर्ट ऑफ कॉल एंड दैट इज़ इन द कम्युनिटी। कॉर्पोरेट हॉस्पिटल जहाँ मैं काम करता हूँ, बड़े हॉस्पिटल्स, रोबोटिक सर्जरीज, डबल ट्रांसप्लांट, स्टेम सेल ट्रांसप्लांट्स आम आदमी के लिए नहीं है, आम बीमारियों के लिए नहीं है। That is only a less than 5% of the people who would ever need it in life.
Everybody will need a physician to combat viral fever, malaria, dengue, and all that. So the backbone, I salute the physicians and the surgeons and the healthcare professionals who are working in the community. Rather, the highest amount of respect, I come from a family of doctors. We are very many doctors, every specialty and every level of healthcare delivery, right from remote medical officers to someone working in a corporate hospital. मैं फिर से सब लोगों का आभार प्रकट करना चाहूँगा और ये कहना चाहूँगा कि टेक्नोलॉजी एक ड्राइवर है, एक एनेबलर है, इज़ एन इंटेग्रल पार्ट ऑफ इट आवर लाइफ. एम्ब्रेस द चेंज and get better tomorrow. It is all going to enable us, even in our day-to-day diagnosis making, choosing the treatments and serving our patients better. Dhanyavad. And that's all I have to say. थैंक यू सो मच सर, थैंक्स अ लॉट. वेल, आप अपना बेशकीमती वक्त निकालकर हमारे बीच यहाँ पर मौजूद हैं और हम चाहते हैं आज के इस दिन की कुछ खास मीठी सी यादें आपको हमेशा तरोताज़ा रहें. तो ये खूबसूरत सा मोमेंटो प्रेजेंट करने के लिए स्टेज पर मैं इनवाइट करना चाहूँगी मिस्टर मुदित गुलाटी जी, एसोसिएट वाइस प्रेसिडेंट दैनिक जागरण. Starting with Dr. Ashok Vaid. So thank you so much for taking time out and accepting our invitation and coming to Aligarh. Incidentally, this is his first visit to Aligarh. He has not been here before. I would also like to thank all the medical fraternity present here, all the doctors, those who have taken time out on a Saturday, and I hope you enjoy today as much as you enjoy an IMA party.